गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज की जो तारीख है वो है 12/9/2020 है और ये कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल की जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 30 है। ठीक है, भूगोल का 4th पार्ट चल रहा था, जो 4th पार्ट का नाम है जलवायु, जिसमें हम ऋतुओं के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें ऋतुओं के बारे में पढ़ा था। देखो, अगर मैं इस वीडियो में भी बात करूं कि ऋतु क्या होती हैं, तो आप सब जान चुके हैं कि जो ऋतुएं होती हैं जिनके द्वारा गर्मी, ठंड और बरसात का अनुभव प्राप्त होता है, वही ऋतुएं होती हैं। और जो ऋतुएं होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4 तरह की होती है। ग्रीष्म ऋतु, ठंडी ऋतु, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। ग्रीष्म, ठंडी और मानसून का आगमन हम पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? मानसून की वापसी पढ़ेंगे। जो मानसून शब्द है, अगर इसकी बात करूं तो मानसून एक प्रकार की हवा है जो ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, देखो हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ये चीज़ पढ़ी थी और मैं इस वीडियो में भी पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए। देखो, अगर मैं ऋतुओं की बात करूं तो ये जो हमारी अर्थ होती है, इसमें हमने पढ़ा था कि ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये वर्ष भर क्या है? इस पे सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं। लेकिन जो उत्तर है, उत्तर की तरफ लंबवत पड़ने का और दक्षिण की तरफ लंबवत पड़ने का सूर्य की किरणों का एक समय होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं और 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ? मकर रेखा पर लंबवत होती है। यानी कि सूर्य जैसे जैसे उत्तर की तरफ खिसकता है, यानी कि सूर्य की किरणें उत्तर की तरफ जाती हैं, तो उत्तर के यहाँ पर गर्मी का मौसम बढ़ जाता है और जैसे जैसे सूर्य की किरणें दक्षिण की तरफ जाती हैं तो यहाँ पर गर्मी का मौसम बढ़ जाता है और उत्तर में ठंड हो जाती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर गर्मी होती है तो दक्षिण में ठंड होती है। यानी कि सूर्य जो होता है वो इस भाग में तो लंबवत होता है, इस भाग में तो पूरे वर्ष पर गर्मी होती है, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पे जो सूर्य की गर्मी है वो अलग अलग होती है। यानी कि जब उत्तर में गर्मी होगी तो दक्षिण में ठंड होगी और जब दक्षिण में ठंड होगी तो उत्तर में गर्मी होगी। ठीक है, ये चीज़ हम अच्छी तरह से उस वीडियो में पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, देखो, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को पढ़ूँ तो फर्स्ट पॉइंट है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसूनी गर्त निम्न दाब उत्तरी मैदानों के ऊपर स्थिर हो जाता है। यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या होता है कि जो मानसून है वो क्या होता है? दक्षिण की तरफ जाने लगता है, जिस कारण से क्या होता है? जो उत्तर का मैदान होता है वो शिथिल हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो होनी बंद हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं, मैंने आपको बताया था कि पूरे भारत में मानसून जो होता है, यानी कि मानसून के आगमन के समय पर 15 जुलाई आते आते पूरे भारत में मानसून जो होता है वो फैल जाता है। लेकिन उसके बाद 1 सितंबर आते आते, यानी कि 1 सितंबर आ जाएगा, उसके बाद क्या करता है? मानसून लौटना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो 23 सितंबर होता है, मैंने आपको बताया था कि 21 मार्च, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर लंबवत पड़ती हैं? ये कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो 1 सितंबर तक तो यहाँ पर मानसून का आगमन रहेगा, यानी कि गर्मी रहेगी। लेकिन जैसे ही 1 सितंबर आएगा तो सूर्य की जो स्थिति होती है वो धीरे धीरे किधर? दक्षिण की तरफ खिसकना स्टार्ट कर देती है। 23 सितंबर को जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि जो 15 जुलाई है, 15 जुलाई तक तो मानसून जो होता है पूरे भारत में फैल जाता है। ठीक है, 15 जुलाई आते आते मानसून का आगमन पूरे भारत में हो जाता है और 1 सितंबर को जो मानसून होता है वो वापस लौटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लौटता हुआ मानसून। इसी को मानसून की वापसी या लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। और जो लौटता हुआ मानसून होता है वो शरद ऋतु होती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो शरद ऋतु इस समय से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मौसम में क्या हो जाती है? थोड़ी सी ठंड स्टार्ट होने लगती है। यानी कि पूरी तरह से सर्दियाँ तो नहीं होती, लेकिन सर्दियों की शुरुआत जो हो जाती है वो अभी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रातें होती हैं वो कैसी होने लगती हैं? ठंडी होने लगती हैं।
और जो दिन का तापमान होता है वो भी पहले से थोड़ा सा ठंडा होने लगता है। ठीक है, देखो अब हम ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त निम्न दाब उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अक्टूबर नवंबर आते आते क्या होता है कि मानसून जो है वो अक्टूबर नवंबर आते आते मानसून दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। क्या होता है? मानसून दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो निम्न दाब होता है वो शिथिल हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है, और जो टेम्परेचर है अगर कम होगा तो यहाँ पर जो वायुदाब होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और वायुदाब अधिक होने के कारण जो वायु चलेगी वो किधर चलेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की होगी, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चलनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि स्थल से समुद्र की तरफ हवा चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमने पढ़ा था ना कल, हमने कल देखा था कि जब उत्तरी भारत में तापमान अधिक होता है तो यहाँ पर निम्न दाब हो जाता है। निम्न दाब होने के कारण क्या होता है कि समुद्र से स्थल की तरफ हवाएं चलती है, यानी कि उच्च दाब होता है समुद्र पर, समुद्र से स्थल की तरफ हवाएं चलती है और अपने साथ नमी लाती है, जिस कारण क्या होता है, वर्षा होती है। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट है कि निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब प्रणाली का बनना, यानी कि पहले यहाँ पर निम्न दाब था, लेकिन अब क्या होता है, निम्न दाब के स्थान पर क्या होता है, यहाँ पर उच्च दाब प्रणाली का बनना, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटने लगता है। हमने कल देखा था ना कि यहाँ पर क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जिसके कारण क्या होती है, वर्षा होती है। और क्या होता है, अब जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून सारे में फैला था, उच्च वायुदाब बनने के कारण क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटने लगता है, यानी कि अब जो होता है मानसून की जो दिशा होती है वो इस तरह से हो जाती है। ठीक है, अगर हम मानचित्र में देखें तो मानचित्र में देखेंगे कि देखिए 1 सितंबर को मानसून जो है वो यहाँ पर है, 15 सितंबर को ऐसे आ जाएगा, अक्टूबर आते आते इस तरह से हो जाएगा, 15 अक्टूबर को यहाँ पर, 1 नवंबर को इस तरह से, 15 नवंबर को इस तरह से, और 1 दिसंबर की बात करूँ तो इस तरह से, और 15 दिसंबर को भारत से बाहर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मानसून का लौटना है। अब देखिए पवनें अब क्या करती हैं, स्थल से समुद्र की ओर खिसकना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, पवनों में नमी की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, पवनें स्थल से समुद्र की तरफ जाना स्टार्ट कर देती हैं। अब उत्तरी मैदानों में गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु में परिवर्तन का काल हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, पहले गर्म ऋतुआं थी, अब क्या होता है, मौसम चेंज होने लगता है। अभी का मौसम अगर आप देखोगे कि पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ठंडा है, यानी कि अगर आप पंखा बहुत कम भी चलाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो अब क्या होता है कि उत्तरी मैदानों में गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे सर्दियों की तरफ हम बढ़ने लगे हैं। अब क्या होता है, अब आसमान साफ हो जाता है, दिन का तापमान उच्च हो जाता है और रातें ठंडी और सुहावनी हो जाती है। आपने देखा होगा कि रात को कितनी ठंडी ठंडी हवा चलती है। आप सुबह भी 4-5 बजे उठोगे तो जो हवा होगी वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। ठीक है, आसमान साफ होगा, यानी कि बारिश की कोई संभावना ही नहीं होगी, दिन का तापमान उच्च होगा। ठीक है, और रातें ठंडी होंगी और सुहावनी होंगी। लेकिन जो अभी स्थल होते हैं अभी आर्द्र होते हैं, यानी कि स्थलों में क्या होती है, आर्द्रता होती है, हवा में क्या होती है, अभी भी नमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, आपने देखा होगा कि सुबह के यानी कि दिन के समय जब गर्म मौसम होता है तो हमारा जो शरीर होता है वो पूरा तरह चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, वो क्या होती है, उसी के कारण, ये आर्द्रता के कारण ही होती है, क्योंकि हवा में आर्द्रता होती है, जिसके कारण हवा की जो नमी होती है वो हवा हमारे अपने साथ साथ जब हमारे पास से गुजरती है तो हमारे ऊपर उस नमी को छोड़ती हुई चली जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि उच्च तापमान, यानी कि तापमान कैसा है, उच्च है, और आर्द्रता के कारण दिन का मौसम क्या होता है, असहनीय होता है, यानी कि तापमान भी उच्च है और आर्द्रता यानी कि हवा में नमी भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो जो मौसम होता है वो सहन नहीं हो पाता है। ठीक है, चिपचिपापन होता है मौसम में, नहाओगे उसके बाद आओगे फिर से ऐसा चिपचिपापन हो जाएगा। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, क्वार की उमस, इसे कहा जाता है क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। कि नवंबर के प्रारंभ में निम्न दाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, यानी कि जैसे ही नवंबर स्टार्ट होता है, देखिए ये नवंबर जो स्टार्ट हुआ, नवंबर की स्टार्टिंग के साथ ही
निम्न दाब की अवस्था जो होती है वो बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है, जिसकी वजह से चक्रवातों का निर्माण होता है। यानी कि जो निम्न दाब होता है यानी कि तापमान यहाँ पर अधिक हो जाता है और जिसके कारण यहाँ पर किसका निर्माण होता है, चक्रवातों का। अगर मैं चक्रवात की बात करूँ, चक्रवात क्या है, तो चक्रवात घूमती हुई वायु राशि है। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो एक तूफानी प्रणाली है जो निम्न वायुदाब केंद्र में तीव्र हवाएं और घनघोर वर्षा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर निम्न वायुदाब है, यहाँ पर निम्न वायुदाब है, तापमान अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वायुदाब निम्न हो गया, जिसके कारण ये क्या करेंगे, तीव्र हवाएं उत्पन्न होगी, घनघोर वर्षा होगी। ठीक है, इसी के कारण। अब देखिए अगला पॉइंट है कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के पूर्वी तटों को पार कर विनाशकारी तूफान और वर्षा लाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि होती है। ये क्या करते हैं, ये जो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठता है, ये पूर्वी तटों को पार कर जाते हैं और अंदर भारत में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, विनाशकारी तूफान और वर्षा लेकर आते हैं। आपने सुना होगा ना कि उड़ीसा में चक्रवात आया है, चेन्नई में चक्रवात आया है, आंध्र प्रदेश में इस चक्रवात से जान और माल की हानि हुई। ये जो है ये बंगाल की खाड़ी में ही उत्पन्न होते हैं निम्न वायुदाब के कारण, जिसके कारण ये क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि करते हैं। इसके कारण वर्षा भी होती है। क्यों, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से बहुत अधिक मात्रा में अपने साथ नमी को लेकर जाते हैं। ठीक है, अगर मैं अगला पॉइंट बात करूं कि कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों की वजह से होती है। कोरोमंडल तट कौन सा है, ये है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है और सबसे अधिकतर वर्षा जो होती है इन्हीं चक्रवातों की वजह से होती है। क्यों, क्योंकि देखिए जिसमें जब हमने कल बात की थी मानसून के आगमन की, तो हमने देखा था कि जो मानसून का आगमन है वो अरब सागर, ये दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर की धारा और बंगाल की खाड़ी की धारा। अरब सागर की धारा, अरब सागर की धारा और बंगाल की खाड़ी की धारा। ठीक है, और क्या होता है, जो अरब सागर की धारा होती है वो इस तरह से पूरे भारत को घेर लेती है और जो बंगाल की खाड़ी की धारा थी वो इस तरह से पूरे भारत को घेर लेती थी। लेकिन जो पूर्वी तट था उस पर जो वर्षा होती थी यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से पूर्वी जो तट था इस पर वर्षा ना के बराबर होती थी। ठीक है, और अब जो मानसून की वापसी है, मानसून की वापसी के कारण जो वर्षा है वो जो बंगाल की खाड़ी से उठते हैं, यानी कि लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से उठता है और पश्चिमी घाट पर वर्षा नहीं करता, बल्कि किस पे करता है, ये पूर्वी घाट पे वर्षा करता है। ठीक है, जो लौटते हुए मानसून से अगर पूछा जाए कहाँ पर वर्षा होती है, तो ये कहाँ पर होती है, ये पूर्वी घाट पर वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से यानी कि मानसून के आगमन से वर्षा किस पे होती है, ये पश्चिमी पर होती है। ठीक है, और पश्चिमी में हमने देखा था सबसे पहले जो वर्षा होती है वो केरल पे होती है, केरल में होती है। और अगर लौटते हुए मानसून से पूछा जाए तो वो कहाँ पर होती है, वो तमिलनाडु में होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि मानसून एकता का परिचालक, यानी कि मानसून क्या है, वो एकता का परिचालक है। देखिए हिमालय द्वारा अत्यंत ठंडी हवाओं को आने से रोकने के कारण उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। देखिए इस लाइन का मतलब समझिए, ऊंचा तापमान बना रहता है किस कारण से, क्योंकि हिमालय द्वारा अत्यंत ठंडी हवाओं को आने से हिमालय क्या करता है, जो हवाएं बहुत ठंडी होती हैं उन्हें आने से रोकता है। भारत कहाँ है, उच्च अक्षांश पर स्थित है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तरी भारत में निरंतर तापमान बना रहता है। देखिए इसे इस तरह से समझिए, ये हमारा भारत है और ये हमारा हिमालय है। ठीक है, ये हमारा हिमालय है और यहाँ पर साइबेरिया है। साइबेरिया से बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आती हैं और ठंडी हवाओं को हिमालय क्या करता है, रोक लेता है यहीं पर, और ये जो हवाएं होती हैं ये उत्तरी भारत में नहीं आ पाती, जिसके कारण यहाँ पर तापमान कैसा होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर वर्षा होती है। देखिए अगर हिमालय नहीं होती तो अगर हम जहाँ दिल्ली में हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर बर्फ जम रही होती। ये तो हिमालय के कारण ही, जो हिमालय होता है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है, जिसके कारण यहाँ पर जो तापमान होता है वो अधिक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ के भारत है, भारत के यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा से ऊपर का जो भाग है वो ये वाला भाग उष्ण कटिबंध है और ये वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, जो 66.5 डिग्री तक है, उसके ऊपर शीत कटिबंध है। ठीक है, ये हमने देखा ही था, ये आपको कटिबंध पता ही होंगे।
ठीक है। ये शीतोष्ण कटिबंध है, जिसके शीतोष्ण कटिबंध होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है मौसम कैसा होता है, यहाँ पर तापमान अधिक होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हिमालय ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हिमालय होता है वो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है। इस लाइन को एक बार और पढ़िए। हिमालय द्वारा अत्यंत ठंडी हवाओं को आने से रोकने के कारण उच्च अक्षांश के बावजूद उत्तरी भारत में, यानी कि उत्तरी भारत किस अक्षांश में है? उच्च अक्षांश में। अच्छा, उच्च और निम्न समझिए। ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, इसे बोलते हैं निम्न अक्षांश, यानी कि इसको निम्न अक्षांश बोलते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इन्हें उच्च अक्षांश बोला जाता है, ठीक है। तो जो हिमालय द्वारा अत्यंत ठंडी हवाओं को आने से रोकने के कारण उच्च अक्षांश होने के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर तापमान कैसा होता है? ऊंचा बना रहता है। इसी प्रकार जो प्रायद्वीप पठारों के में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण तापमान सम बना रहता है, यानी कि भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भाग है इसमें तीनों ओर से समुद्र है ना यहाँ पर, इसी के कारण यहाँ का जो तापमान है वो सम बना हुआ है, ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत अधिक स्पष्ट है, यानी कि इतनी विभिन्नता होने के बाद भी भारत का जो प्रायद्वीपीय पर मानसून की जो एकता का प्रभाव है, यानी कि मानसून कैसा है वो एक समान होता रहता है। एक तरफ हिमालय है भारत के, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। विभिन्नताओं होने के बावजूद भी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें मानसून कैसा है वो एक समान रहता है, यानी कि ना तो कहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है, ना ही कहीं पर बहुत कम वर्षा होती है। अगर देखा जाए तो भारतीय भूदृश्य, इसके जीव वनस्पति, इसकी कृषि चक्र, मानवीय जीवन और उनके त्योहार उत्सव इन मानसूनी लय के चारों ओर घूमती है और ये संपूर्ण देश को एक ही सूत्र में बांधती है। यानी कि इसका जो एक भारतीय भूदृश्य है, यानी कि भारत की जो भूमि है, इस पर जो जीव और वनस्पति पाए जाते हैं, इसका जो कृषि का चक्र है, मानव का जो जीवन है और इनके जो त्योहार और उत्सव है, इन मानसूनी लय के चारों ओर घूमती है। इनके त्योहार और उत्सव जो होते हैं इसी मानसूनी लय, यानी कि जो मानसून की लय है, यानी कि जो मानसून का आगमन और मानसून की वापसी है, इसी के चारों तरफ ये सब घूमते हैं। यानी कि कृषि का जो चक्र है, कृषि की बुआई और खुदाई, ठीक है, जो त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं हमारे, ये सब भी, जैसे कि त्योहार बसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली, ये सब जो पर्व होते हैं, ये सब जो होते हैं वो मानसून के लय, जो मानसून का आना और मानसून की जाना होता है, इसी के चारों तरफ घूमती है और ये संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधती है, ठीक है। यानी कि मानसून क्या करता है, वो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधता है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखो, अगर मैं पहला प्रश्न देखूं कि अक्टूबर और नवंबर में मैदानी इलाकों में उच्च दाब क्यों बनना शुरू हो जाता है। देखिए, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता दूंगी कि अक्टूबर नवंबर में उच्च दाब इसलिए बनना शुरू हो जाता है क्योंकि सूर्य है वह कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। 1 सितंबर तक मानसून पूरे भारत को घेर लेता है, लेकिन इसके बाद सूर्य की जो स्थिति है वो दक्षिण की ओर होने लगती है, जिस कारण उत्तर भारत में तापमान कम हो जाता है और वायुदाब अधिक हो जाता है, जिससे पवनें जो होती हैं वो किधर की तरफ चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। क्योंकि सूर्य के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण समुद्र का तापमान बढ़ जाता है और वायुदाब वहाँ का कम हो जाता है, इसलिए जो हवाएं हैं वो पवनें हैं वो किधर से चलेंगी, स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर दूसरा देखें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि मानसून की वापसी की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि जो मानसून है वो वापस जाता है तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो प्रमुख विशेषताएं हैं कि गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु में परिवर्तन हो जाती है। यानी कि अभी तक मौसम था गर्म था और वर्षा ऋतु थी, लेकिन अब मौसम कैसा हो गया, शीत ऋतु परिवर्तित होने लगता है, ठीक है। आसमान साफ हो जाता है, दिन का तापमान उच्च हो जाता है, जबकि जो रातें होती है वो कैसी होती है, ठंडी और सुहावनी होती है, और स्थल अभी भी आर्द्र होते हैं, ठीक है, यानी कि नमी उनमें स्थल में बनी रहती है। उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है, यानी कि तापमान भी उच्च है और साथ में आर्द्रता, नमी है उसमें, इसलिए जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, जिसे क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो 3 है कि मानसून पूरे देश को एक सूत्र में कैसे बांधता है, इसकी समीक्षा कीजिए। अब हमने ये अभी पढ़ा है बिल्कुल कि मानसून पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है। संपूर्ण भारत में
इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा इसके त्योहार उत्सव इसी मानसूनी लय के चारों ओर घूमते हैं और यह जो होता है संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखें कि मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, दिल्ली और संपूर्ण देश से मानसून की वापसी की संभावित तिथि क्या है? अगर हम देखें, देखिए दिल्ली हमारा ये है, तो दिल्ली और संपूर्ण 1 सितंबर से मानसून क्या है वो वापस जाना स्टार्ट कर देता है। 15 सितंबर और 1 अक्टूबर आते आते जो संपूर्ण उत्तर भारत से जो मानसून होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, यानी कि संपूर्ण देश से, दिल्ली से अगर देखें, देखिए अगर दिल्ली से देखें तो दिल्ली से 15 सितंबर और 1 अक्टूबर के बीच में मानसून चला जाता है। और अगर पूरे देश से देखें तो 1 दिसंबर तक पूरे भारत से मानसून वापस चला जाता है। 1 दिसंबर से पूरे देश से मानसून वापस चला जाता है। ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखें तो 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच भारत के किन 2 राज्यों में मानसून की वापसी होती है? यानी 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच देखते हैं। देखिए ये है हमारा 1 सितंबर और ये है हमारा 15 सितंबर। इनके बीच में देखिए कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, ये हमारा पंजाब। ठीक है, यहाँ से और जम्मू कश्मीर, यहाँ से जो क्या होता है 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में मानसून वापस चला जाता है। ठीक है, ये 4 प्रश्न थे और हमने इसमें हमने मानसून की वापसी के बारे में पढ़ा और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस थोड़ा सा समझ के पढ़िए। थोड़ी सी शब्दावली हमें याद होनी चाहिए कि क्या क्या होती हैं, जैसे कि निम्न दाब, वायु दाब, उच्च दाब, ये सब क्या है, उष्ण कटिबंध क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पता होंगी तो इस चैप्टर को समझने में हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, समझिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।